हेलो फ्रेंड्स। प्रक्षेपी तकनीक। अब तक व्यक्तित्व के मूल्यांकन की जिन तकनीकों का वर्णन किया गया वे सब प्रत्यक्ष तकनीकें हैं, जिनमें व्यक्ति से सीधे उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करके उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से जानता है कि उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा रहा है। इन स्थितियों में लोग प्रायः आत्मचेतन का अनुभव करते हैं और अपनी निजी अंतरंग भावनाओं, विचारों और अभिप्रेरणाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं। वे जब भी ऐसा करते हैं तो प्रायः सामाजिक दृष्टि से वांछनीय तरीके के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग अचेतन अभिप्रेरणाओं द्वारा निर्मित होता है। व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रत्यक्ष विधियों द्वारा हमारे व्यवहार के अचेतन पक्ष को उद्घाटित नहीं किया जा सकता, इसलिए वे विधियाँ किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वास्तविक वर्णन करने में असफल हो जाती हैं। मूल्यांकन की अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्रक्षेपी तकनीकें इस वर्ग की विधियों के अंतर्गत आती हैं। प्रक्षेपी तकनीकों का विकास सचेतन अभिप्रेरणाओं और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। ये तकनीकें अभिग्रह पर आधारित हैं। कम संरचित अथवा असंरचित उद्दीपक अथवा स्थिति व्यक्तियों को उस स्थिति पर अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को प्रक्षेपण करने का अवसर प्रदान करता है। विशेषज्ञों द्वारा इन प्रक्षेपणों की व्याख्या की जाती है। विभिन्न प्रकार की प्रक्षेपी तकनीकें विकसित की गई हैं, जिनमें व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के उद्दीपक, सामग्रियों और स्थितियों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ तकनीकों में उद्दीपक जैसे शब्द, मसीलक्ष्म या स्याही धब्बा के साथ प्रयोजक को अपने साहचर्यों को बताने की आवश्यकता होती है। कुछ में चित्रों को देखकर कहानी लिखनी होती है, कुछ में वाक्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, कुछ में आरेखों द्वारा अभिव्यक्ति अपेक्षित होती है, कुछ में उद्दीपकों के एक बृहद समुच्चय से उद्दीपकों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। यद्यपि इन तकनीकों में प्रयुक्त उद्दीपकों और अनुक्रियाओं में प्रकृति में पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी इन सभी में अधोलिखित विशेषताएं समान रूप से पाई जाती हैं। उद्दीपक सापेक्ष रूप से अथवा पूर्णतः असंरचित और अनुपयुक्त ढंग से परिभाषित होते हैं। जिस व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है उसे साधारणतः मूल्यांकन के उद्देश्य, अंक प्रदान करने की विधि और व्याख्या के बारे में नहीं बताया जाता है। व्यक्ति को यह सूचना दी जाती है कि कोई भी अनुक्रिया सही या गलत नहीं होती। प्रत्येक अनुक्रिया व्यक्तित्व के एक महत्वपूर्ण पक्ष को प्रकट करने वाली समझी जाती है। अंक प्रदान करना और व्याख्या करना लंबा, अधिक समय लेने वाला और कभी-कभी आत्मनिष्ठ होता है। प्रक्षेपी तकनीकें मनोमितिक परीक्षणों में से अनेक प्रकार की भिन्न होती हैं। वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रक्षेपी तकनीकों में अंक प्रदान नहीं किए जा सकते। इनमें प्रायः गुणात्मक विश्लेषणों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कठिन प्रशिक्षण अपेक्षित है। कुछ प्रक्षेपी तकनीकों का संक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है। रोशा मस्तिष्क परीक्षण। यह परीक्षण हरमन रोशा द्वारा विकसित किया गया है। यह परीक्षण में 10 मस्तिष्क या स्याही धब्बे होते हैं और सफ़ेद रंगों के हैं। 2 कुछ लाल स्याही के साथ हैं और बाकी 3 पेस्टल रंगों के हैं। धब्बे एक विशिष्ट आकृति या आकार के साथ सममितीय रूप में दिए गए हैं। प्रत्येक धब्बा 7x10 के छाप आकार के एक सफ़ेद कार्डबोर्ड के केंद्र में मुद्रित छपा हुआ है। ये धब्बे मूलतः एक कागज के पन्ने पर स्याही गिराकर फिर उसे आधे पर से मोड़ कर बनाए गए थे, इसलिए इन्हें मस्तिष्क परीक्षण कहा जाता है। इन कार्डों को व्यक्तिगत रूप से प्रयोजक के 2 चरणों में दिखाया जाता है। पहले चरण को निष्पादन मुख्य अथवा उपयुक्त परफॉर्मेंस प्रॉपर कहते हैं, जिनमें प्रयोजकों को कार्ड दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि प्रत्येक कार्ड में वह क्या देख रहे हैं। दूसरे चरण को पूछताछ इंक्वायरी कहा जाता है, जिसमें प्रयोजक से यह पूछकर कि कहाँ, कैसे और किस आधार पर कोई विशिष्ट अनुक्रिया उनके द्वारा की गई है। इस आधार पर उनकी अनुक्रियाओं का एक विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है। प्रयोजक की अनुक्रियाओं को एक सार्थक संदर्भ में रखने के लिए बिल्कुल ठीक या सटीक निर्णय आवश्यक है। इस परीक्षण का उपयोग और व्याख्या के लिए विस्तृत प्रशिक्षण आवश्यक होती है। पद्धतियों की संख्या की व्याख्या के लिए कंप्यूटर तकनीकों को भी विकसित किया गया है। रोशा मस्तिष्क का एक उदाहरण कथानक
प्रत्यय परीक्षण टीएटी। यह परीक्षण मॉर्गन एवं मरे द्वारा विकसित किया गया है। मस्तिष्क परीक्षण की तुलना में यह थोड़ा अधिक संरचित परीक्षण है। इस परीक्षण में 30 काली और सफ़ेद रंगों के सचरित्र कार्ड और एक कार्ड खाली सादा होते हैं। प्रत्येक सचरित्र कार्ड एक या अधिक लोगों की विभिन्न स्थितियों में चित्रित करता है। प्रत्येक चित्र को एक कार्ड पर मुद्रित किया गया है। कुछ कार्डों का उपयोग वयस्क पुरुषों या महिलाओं पर होता है, अन्य का उपयोग बालकों या बालिकाओं पर तथा कुछ का संयुक्त रूप से उपयोग होता है। एक प्रयोज्य के लिए 20 कार्ड उपयुक्त हैं, हालांकि इससे कम संख्या में भी कार्ड, यहाँ तक कि 5 का उपयोग सफलतापूर्वक किया गया है। कार्डों को एक एक करके प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य को चित्र में प्रस्तुत स्थिति का एक कहानी द्वारा वर्णन करने के लिए कहा जाता है। किस कारण से यह स्थिति उत्पन्न हुई, इस क्षण का क्या घटित हो रहा है, भविष्य में क्या घटित होगा और चित्र में प्रस्तुत विभिन्न पात्र क्या अनुभव और चिंतन कर रहे हैं। टीएटी पर भी अनुक्रियाओं को अंक प्रदान करने की एक मानक प्रक्रिया उपलब्ध है। बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए इस परीक्षण को रूपांतरित किया गया है। उमा चौधरी द्वारा किया गया टीएटी का भारतीय अनुकूलन भी उपलब्ध है। एक टीएटी कार्ड का उदाहरण ये है। फिर रोजनबेंक का चित्रगत कुंठा अध्ययन पीएफ अध्ययन। यह परीक्षण रोजनबेंक द्वारा यह जानकारी प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया कि कुंठा उत्पन्न करने वाली स्थिति में लोग कैसे आक्रामक व्यवहार अभिव्यक्त करते हैं। यह परीक्षण व्यंग्य चित्रों की सहायता से विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करता है, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुंठित करते हुए अथवा किसी कुंठात्मक दशा के प्रति दूसरे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते हुए दिखाया जाता है। प्रयोज्य से यह पूछा जाता है कि दूसरा व्यक्ति कुंठित क्या कहेगा या क्या करेगा। अनुक्रियाओं का विश्लेषण आक्रामकता के प्रकार एवं दिशा के आधार पर किया जाता है। इस बात की जांच का प्रयास किया जाता है कि क्या बल कुंठा उत्पन्न करने वाली उस वस्तु अथवा कुंठित व्यक्ति के संरक्षण अथवा समस्या के संरचनात्मक समाधान पर दिया गया है। आक्रामकता की दिशा पर्यावरण के प्रति अथवा स्वयं के प्रति हो सकती है। यह भी संभव है कि व्यक्ति को टाल देने अथवा उसके महत्व को घटा देने के प्रयास में आक्रामकता की स्थिति समाप्त भी हो सकती है। पारिक ने भारतीय जनसंख्या पर उपयोग के लिए इस परीक्षण को रूपांतरित किया। वाक्य समापन परीक्षण। इस परीक्षण में अनेक पूर्ण वाक्यों का उपयोग किया जाता है। वाक्य का आरंभिक भाग पहले प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद प्रयोज्य को वाक्य के अंतिम भाग को समाप्त करना होता है। ऐसा विगृहीत है कि वाक्य के अंतिम भाग को प्रयोज्य जिस तरह समाप्त करता है वह उसकी अभिवृत्तियों, विप्रेरणा एवं द्वंद्वों को प्रतिबिंबित करता है। यह परीक्षण प्रयोज्य को अनेक ऐसे अवसर प्रदान करता है कि वे अपनी अंतर्निहित अचेतन अभिप्रेरणाओं को अभिव्यक्त कर सके। वाक्य समापन परीक्षण में कुछ प्रतिदर्श एकांकों को नीचे दिया गया है। मेरे पिता, मुझे सबसे अधिक भय, मेरी माँ के बारे में सबसे अच्छी बात है कि मुझे इस बात पर गर्व है कि व्यक्तांकन परीक्षण। व्यक्तांकन परीक्षण यह एक सरल परीक्षण है जिसमें प्रयोज्य को एक कागज के पन्ने पर किसी व्यक्ति का चित्रांकन करने के लिए कहा जाता है। चित्रण को सूकर बनाने के लिए प्रयोज्य को एक पेंसिल और रबर मिटाने का प्रदान किया जाता है। चित्रांकन के समापन के बाद प्रयोज्य में एक विपरीत लिंग की व्यक्ति का चित्रांकन करने के लिए कहा जाता है। अंततः प्रयोज्य से उस व्यक्ति के बारे में कहानी लिखने को कहा जाता है, मानो वह किसी उपन्यास या नाटक का पात्र हो। व्याख्याओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार हैं। मुखाकृति का लोप यह संकेत करता है कि व्यक्ति किसी उच्च स्तरीय द्वंद्व से अभिभूत अंतर्वैयक्तिक संबंध को टालने का प्रयास कर रहा है। गर्दन पर आरेखीय बल देना आवेगों के नियंत्रण के अभाव का संकेत करता है। अनानुपातिक रूप से बड़ा सिर आंगिक रूप से मस्तिष्क रोग और सरदर्द के प्रति दुश्चिंता को सूचित करता है। प्रक्षेपी तकनीकों की सहायता से व्यक्तित्व का विश्लेषण अत्यंत रोचक प्रतीत होता है। हमें यह किसी व्यक्ति की अचेतन अभिप्रेरणा, गहन द्वंद्वों और संवेगात्मक ग्रंथियों को समझने में सहायता करता है। यद्यपि इन तकनीकों में अनुक्रियाओं की व्याख्या के लिए परिष्कृत कौशलों और विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अंक प्रदान करने की विश्वसनीयता और व्याख्याओं की वैधता से संबंधित कुछ समस्याएं भी होती हैं, किंतु व्यावसायिक मनोवैज्ञानिकों ने इन तकनीकों को नितांत उपयोगी पाया है। व्यवहारपरक विश्लेषण। विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में सार्थक सूचनाएं प्रदान कर सकता है। व्यवहार का प्रेक्षक व्यवहार परक विश्लेषण के आधार पर काम करता है। एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वह साक्षात्कार, प्रेक्षण, निर्धारण, निर्देशन, स्थिति परक से प्राप्त होते हैं। हम इन विभिन्न प्रक्रियाओं का विस्तार से जांच करेंगे। साक्षात्कार। व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए साक्षात्कार एक समानता प्रयुक्त होने वाली विधि। इसमें मूल्यांकन किए जाने वाले व्यक्ति से बातचीत की जाती है और उससे कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। नैदानिक साक्षात्कारों में साधारणतः गहन रूप से साक्षात्कार किए जाते हैं।
जिसमें प्रयोज्य द्वारा किए जाने वाले उत्तरों के परे भी दृष्टि रखी जाती है। मूल्यांकन के उद्देश्य अथवा लक्ष्य के आधार पर साक्षात्कार संरचित अथवा असंरचित हो सकते हैं। असंरचित साक्षात्कार अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में साक्षात्कारकर्ता अनेक प्रश्नों को किसी व्यक्ति से पूछकर उसके बारे में एक छवि विकसित करने का प्रयत्न करता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत करता है और प्रश्नों का उत्तर देता है, उसमें उसके व्यक्तित्व को उद्घाटित करने के लिए पर्याप्त संभावना होती है। संरचित साक्षात्कारों स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में अत्यंत विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक निश्चित या नियत प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ऐसा प्रायः साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्तियों साक्षात्कारदाताओं की वस्तुनिष्ठ तुलना करने के लिए किया जाता है। निर्धारण मापनियों का मूल्यांकन मूल्यांकनों की वस्तुनिष्ठता में और अधिक वृद्धि कर सकता है। प्रेक्षण व्यवहारपरक प्रेक्षण एक अन्य विधि है जिसका व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। यद्यपि हम लोगों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उनके व्यक्तित्व के प्रति छवि निर्माण करते हैं, तथापि व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए प्रेक्षण विधि का उपयोग एक अत्यंत परिष्कृत प्रक्रिया है जिसको अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसमें प्रेक्षक का विशिष्ट प्रशिक्षण और किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए व्यवहारों के विश्लेषण में बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत भी अपेक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक अपने सेवार्थी की उसके परिवार के सदस्यों और गृह वीक्षकों या अतिथियों के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं का प्रेक्षण कर सकता है। सावधानी से अभिकल्पित प्रेक्षण के साथ एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक अपने सेवार्थी के व्यक्तित्व के बारे में पर्याप्त अंतर्दृष्टि विकसित कर सकता है। बारंबार और व्यापक उपयोग के बावजूद भी प्रेक्षण और साक्षात्कार विधियों में निम्नलिखित सीमाएं पाई जाती हैं। इन विधियों द्वारा उपयोगी पद्धति के संग्रह के लिए अपेक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षण कठिन और समय साध्य होता है। इन तकनीकों द्वारा वैध पद्धति प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक में भी परिपक्वता आवश्यक होती है। प्रेक्षण की उपस्थिति मात्र परिणामों को दूषित कर सकती है। एक अपरिचित के रूप में प्रेक्षक प्रेक्षण किए जाने वाले व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण प्राप्त पद्धति उपयोगी हो सकते हैं। व्यवहार परक निर्धारण शैक्षिक एवं औद्योगिक वातावरण में व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रायः व्यवहारपरक निर्धारण का उपयोग किया जाता है। व्यवहारपरक निर्धारण सामान्यतः उन लोगों से लिए जाते हैं जो निर्धारण के लिए जाने वाले व्यक्ति को घनिष्ठ रूप से जानते हैं और उनके साथ लंबी समयावधि तक अंतःक्रिया कर चुके हों, अथवा उनको जिनको प्रेक्षण करने का अवसर उन्हें प्राप्त हो चुका हो। इस विधि में योग्यता निर्धारक व्यक्तियों को उनके व्यवहार परक गुणों के आधार पर कुछ समर्गों में रखने का प्रयास करते हैं। इन समर्गों में विभिन्न संख्याएं या वर्णात्मक शब्द हो सकते हैं। यह पाया गया है कि संख्याओं अथवा सामान्य वर्णात्मक विशेषणों का निर्धारण मापनियों में उपयोग प्रायः योग्यता निर्धारक लिए भ्रम उत्पन्न करता है। प्रभावी ढंग से निर्धारणों का उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि विशेषकों को सावधानीपूर्वक लिखे गए व्यवहारपरक स्थिरकों के आधार पर स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। निर्धारण विधि की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। योग्यता निर्धारक प्रायः कुछ अभिनतियों को प्रदर्शित करते हैं जो विभिन्न विशेषकों के बारे में उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हमें से अधिकांश लोग किसी एक अनुकूल अथवा प्रतिकूल विशेषक से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। इसी के आधार पर प्रायः योग्यता निर्धारक किसी व्यक्ति के बारे में अपना समग्र निर्णय दे देता है। इस प्रवृत्ति को परिवेश प्रभाव हैलो इफेक्ट कहते हैं। योग्यता निर्धारक में एक प्रवृत्ति यह भी पाई जाती है कि वह व्यक्तियों को या तो छोर की स्थितियों का परिहार कर मापनी के मध्य में रखता है, मध्य संवर्ग अभिनति, या फिर मापनी के मध्य संवर्गों का परिहार कर आत्यंतिक अनुक्रिया अभिनति छोर की स्थितियों में रखता है। योग्यता निर्धारकों के उपयुक्त प्रशिक्षण और ऐसी मापनियों के विकास जिसमें अनुक्रिया अभिनतियों की संभावना कम हो, इनके द्वारा उपयुक्त प्रवृत्तियों का समाप्त किया जा सकता है। नाम निर्देशन इस विधि का उपयोग प्रायः समकक्षी मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन व्यक्तियों के साथ किया जा सकता है जिनमें दीर्घकालिक अंतःक्रिया होती रही है और जो कि एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। नाम निर्देशन विधि के उपयोग में प्रत्येक व्यक्ति से एक समूह के एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों का वर्ण या चयन करने के लिए कहा जाता है, जिसके अथवा जिनके साथ वह कार्य करना, पढ़ना, लिखना, खेलना अथवा किसी अन्य क्रिया में सहभागी होना पसंद करेगी। व्यक्ति से चुने गए व्यक्तियों के वर्ण के विशिष्ट कारणों के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार परक गुणों को समझने के लिए प्राप्त नाम निर्देशनों का विश्लेषण किया जाता है। यह तकनीक अत्यंत विश्वसनीय पाई गई है, यद्यपि यह व्यक्तिगत अभिनतियों से प्रभावित हो सकती है। स्थिति परक परीक्षण व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्थिति परक परीक्षण निर्मित किए गए हैं। सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाने वाला इस प्रकार का परीक्षण स्थिति परक दबाव परीक्षण सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट है। कोई व्यक्ति दबाव में स्थितियों में किस प्रकार व्यवहार करता है इसके बारे में हमें सूचनाएं प्रदान करता है। इस परीक्षण में एक व्यक्ति को दिए गए कृत्य का निष्पादन कर कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ करना होता है।
जिनको उस व्यक्ति के साथ असहयोग करने और उसके निष्पादन में हस्तक्षेप करने का अनुदेश दिया गया होता है। इस परीक्षण में इस प्रकार का भूमिका निर्वाह सम्मिलित होता है जो व्यक्ति से करने के लिए कहा जाता है उसके बारे में एक शाब्दिक प्रतिवेदन भी प्राप्त किया जाता है। स्थिति वास्तविक भी हो सकती है अथवा इसके एक वीडियो खेल के द्वारा उपयोग भी किया जा सकता है। ये देखिए प्रमुख पद और ये सारांश है।